एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और मैं आप दोनों से व्यू चाहूँगा। सुशील जी, पहले आपसे शुरुआत करता हूँ। क्या ग्लोबल समीकरण बदलेंगे यहाँ से? चाइना प्लस वन की हम बात कर रहे हैं, क्या ये जो चाइना और यूएस की अब एक वर्चस्व की लड़ाई है, इसका भारत फ़ायदा उठा सकता है? क्या चाइना इवेंचुअली लॉस में रहेगा और क्या भारत इवेंचुअली फ़ायदे में रहेगा? ये कई सारे बड़े रोचक प्रश्न आपने एक साथ पूछे। शॉर्ट टर्म में अगर चाइना के ऊपर इस तरह की प्यूनिटिव नहीं, प्रोहिबिटिव अगर टैरिफ्स लगाई गई कि जाओ चाइना से बिजनेस ही नहीं करना, तो चाइना के पास जो आज वर्चस्व है कि भैया सारा संसार कंपेल्ड है, चाहे अच्छी क्वालिटी हो चाहे बुरी क्वालिटी हो, है जिस तरह के भाव में चाइना काम करता है, तो सारा संसार बाध्य हो जाता है। वो राष्ट्रवाद को भूल जाते हैं, सारे संसार में राष्ट्रवाद को भूल जाते हैं, हर चीज को लोग भूल जाते हैं। वह अपने स्वार्थ में बस कैसे भी जाके संसार का हर बिजनेस चाइना से डील कर लेता है। तो उस वर्चस्व को तोड़ने की लड़ाई का ये पहला पहला ये प्रखर प्रहार है कि चाइना के साथ प्यूनिटिव टैरिफ्स लगाए गए हैं, प्रोहिबिटिव टैरिफ्स लगाए गए हैं और बाकी संसार को वापस नॉर्मल कर दिया कि चाइना को ऑस्ट्रासाइज कर दिया, अकेला कर दिया चाइना को एक तरफ। तो ये बड़ी मुहिम की छेड़ है। 4 साल पहले भी ये यूएस चाइना टैरिफ वॉर्स होते होते पता नहीं कहां से वो फिर कोविड की परिस्थिति आ गई और कोविड में भी चाइना का कैसा रोल था देखिए। चाइना की पॉपुलेशन अचानक इंडिया से कम है कोविड के बाद। तो बहुत सारी रहस्यमयी बातें हैं। लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के नाम पे इन्हें डिसमिस कर सकते हैं, इसलिए मैं उनके डेप्थ में नहीं जाऊंगा। पर एक बेसिक कॉमन सेंस मैं आज सबको याद दिलाना चाहता हूं। रशिया ने 20 साल तक 1980 में जो 79-80 में जो कमोडिटीज का क्रैश आया, उसके बाद 20 साल तक प्राइसेस उस क्रैश्ड लो पे नीचे बने रहे और जो खड़े नहीं हो पाए दोबारा। तो ऐसा क्यों हुआ था? उसको जाके आप गूगल कीजिए और इतिहास के पन्नों को स्टडी कीजिए। 20 साल तक रशिया जो वर्ल्ड की हर कमोडिटी में नंबर 2 प्लेयर है, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नीचे माल बेच बेच के डिलीवरी करता रहा और पूरे संसार ने इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट देखा। वर्ल्ड की हर थकी हुई कॉस्ट इनएफिशिएंट वेस्टर्न इकोनॉमीज भी ब्लॉसम करती चली गई। ये सारी कमोडिटीज आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नीचे डंप करता गया रशिया। तो ऑपरेटिंग अकाउंट के ऊपर में रशिया ने घाटा उठाया लगातार और दादागिरी करने के लिए उसने रशियन रूबल को यूएस डॉलर के साथ पैग कर दिया। सेम टू सेम हरकतें चाइना कर रहा है, अलबेट रॉ कमोडिटीज में नहीं, इंटरमीडिएट गुड्स में, इंडस्ट्रियल इंटरमीडिएट्स में। जो चाइना की सारी चीजें, ज्यादातर जो चाइना की सारी चीजें लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, वो ब्रांड्स नहीं है। अभी एक जाके इतने साल बाद जाके बीवाईडी ने चाइनीज ब्रांड बनने की कोशिश की, चाइना ने लिनोवो को अक्वायर करने की कोशिश की, वो भी कोई ब्रांड टेक ऑफ नहीं कर पाया। तो चाइना कमोडिटाइज प्रोडक्शन करके एक्सेसिव जो डंपिंग कर रहा है और पूरे संसार की समस्या चाइना है। तो चाइना घाटा उठा रहा है कहीं ना कहीं। इस तरह के भाव में सारे संसार को माल बेचना संभव नहीं है और सेम हरकत इसने की हुई है। अपना एक फाइनेंशियल वर्चस्व बनाने के लिए चाइना ने अपनी करेंसी को डॉलर के साथ पेग किया हुआ है। तो आप कैपिटल अकाउंट के ऊपर में जो बिल्कुल समृद्ध नजर आते हो, प्रॉस्परस नजर आते हो और प्रॉफिलिगेसी कर रहे हो, अनैतिक अनैतिक व्यापार आप कर रहे हो ऑपरेटिंग अकाउंट पे। तो रशिया जब कोलैप्स हो गया क्योंकि अंदर से आपकी कमाई नहीं है, 20 साल तक आप घाटे में चलोगे, खोखली हो गई करेंसी, एक दिन गिर गया बाजार। तो अंतो होगा एक न एक दिन ये भी एक कम्युनिस्ट एम्पायर है। कम्युनिज्म इज इक्वल टू करप्शन, ये मेरी पर्सनल बिलीफ है। रशिया उसका सबसे बड़ा जीवंत उदाहरण है। चाइना की भी वैसी कहानी एक न एक दिन निकलेगी, पर वो एक न एक दिन आते आते 5 7 8 साल लग गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो एक्सट्रीम फार एंड है। और नियर एंड में आज ये जो 90 दिन का टाइम है, किसको पता बढ़ के 60 दिन हो जाए, 90 दिन के बाद और 90 दिन हो जाए। तो इस कैलेमिटी के अंदर अपॉर्चुनिटी जरूर है उन कंपनीज के लिए जो चाइनीज एक्सपोर्ट्स को रिप्लेस करने की कोशिश कर सकते हैं अमेरिका के साथ या बाकी विश्व के साथ। तो चाइना आइसोलेट हो गया है, ऑस्ट्रासाइज हो गया है। ये अब ग्लोबल टैरिफ वॉर नहीं है, पूरे संसार को चाइना के विरुद्ध लेने का ये ट्रंप का एक बहुत ही बेहतरीन मास्टर स्ट्रोक रहा कल का। और ये जो टैरिफ वॉर नजर आ रहा था, टैरिफ वॉर नहीं है। जो ट्रंप के पूर्व कार्यकाल में उन्होंने यूएस चाइना टैरिफ वॉर जो था, उसका जो पार्ट 2 है, मच मोर वेल थॉट आउट, मच मोर ऑर्गेनाइज्ड और पूरे संसार को साथ लेके चल रहे हैं। तो शॉर्ट रन एज वेल एज लॉन्ग रन में सिर्फ नेशनलिज्म की भावनाओं से नहीं, एक सामान्य जी। ज्ञान जो व्यापारी के पास होना चाहिए, प्रॉफिट और लॉस क्या है उसकी कॉमन सेंस की थिंकिंग से, मैं ये मानता हूं ये मैटर ऑफ टाइम है। ये 5 साल में हो जाएगा, 7 साल में हो जाएगा, 8 साल में हो जाएगा। चाइना का दिवाला पिट जाएगा। चाइना अंदर से दिवालिया है और उसका दिवाला पिटना बाकी है। वो 5 7 8 साल जो भी लगे, चाइना स्टोरी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी।
चलिए अब सुशील थोड़ा सा चार्ट्स पे फिर लौटते हैं। आई मीन जैसे कि आपने शुरुआती अपने स्टेटमेंट में कहा कि कल का गैप अप चेज आप नहीं करेंगे और सैद्धांतिक वो बिल्कुल सही भी है, बट फिर भी नीलेश जी, ये इनफैक्ट सुशील जी, कल तक का जो आपका एनालिसिस था इस इवेंट से पहले यूएस में जो हुआ, चार्ट्स लोअर लेवल्स पे कहाँ स्टेबल थे, प्राइस कहाँ पे स्टेबल थे जहाँ पर थोड़े बहुत गैप अप्स 1-2% के आप कंसिडर करेंगे? जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ एफएमसीजी जिसकी चर्चा इस कार्यक्रम में काफ़ी बार हुई, स्टेबल चार्ट्स कहाँ पर हैं जिनको वाकई चेज कर सकते हैं अगले आप 10-12 दिन में, 15 दिन में? सारी चीजों के अंदर में देखिए, वैसे क्या है कि 2 मिनट के अंदर में मैं 50 चार्ट तो आपसे डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। तो ब्रॉडली स्पीकिंग ही बात करनी पड़ेगी कि जब इतना बड़ा गैप अप खुलेगा उसके बाद कोई स्टॉक में घंटा भर वेट करेंगे, किसी में 5 घंटा वेट करेंगे, किसी में 2 दिन वेट करेंगे। पुल बैक पे लेना है, छापम छापी करके लेने वाला बाजार नहीं है ये। चलिए एक काम करते हैं, अब एक बार यतिन के पास चलते हैं वापस और जानते हैं कि अभी भी जो ब्रोकरेजेस हैं वो क्या कह रही हैं, इस जो इमीडिएट रिएक्शंस आई हैं वो क्या कह रही हैं इस टैरिफ यू टर्न के बाद। यतिन बताइए। तो देखिए अनुज जी, अगर हम बात करें ब्रोकरेजेस की, तो कहीं ना कहीं जो बड़े ब्रोकरेजेस जैसे कि गोल्डमैन सैक्स, इनको लगता है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने 90 दिन का पॉज अनाउंस किया है उसके बाद जो रिसेशन की प्रोबेबिलिटी है केवल 45% रह गई है। तो इन्होंने जो प्रीवियस स्टैंस था जहां उनको लगता था कि यूएस श्योरली रिसेशन में चला जाएगा, उस व्यू को उन्होंने चेंज कर दिया है। अब 45% रिसेशन की प्रोबेबिलिटी के साथ ही वो आगे बढ़ रहे हैं। इनको लगता है कि क्योंकि ग्रोथ के लिए सपोर्ट की जरूरत रहेगी मॉनेटरी साइड से, तो उनको लगता है कि 3 रेट कट्स 25 बेसिस पॉइंट्स के इस कैलेंडर ईयर में आने चाहिए, यानी 2025 में लगभग 75 बेसिस पॉइंट्स का टोटल रेट कट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो सेक्टर स्पेसिफिक टैरिफ्स हैं वो लागू रहेंगे, चाहे वो ऑटो कंपनियां हो, स्टील एल्यूमिनियम जैसे प्रोडक्ट्स हो, वहां जो सेक्टर स्पेसिफिक टैरिफ है वो बरकरार रहेगा। अगर हम सिटी की बात करें तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि यूएस स्लोडाउन को अवॉइड नहीं कर सकता और रेट कट जरूरी है अब ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए और इन्फ्लेशन को काबू में करने के लिए। अगर हम बात करें तो जिस हिसाब से चाइना के साथ ट्रंप की बहुत बड़ी बहस हो रही है टैरिफ्स को लेके, वो मैटर एस्केलेट हो सकता है। इनको लगता है कि सेक्टर स्पेसिफिक टैरिफ ऑटो, एल्यूमिनियम और स्टील पे बरकरार रहेंगे और नए टैरिफ सेमीकंडक्टर और फार्मास्यूटिकल्स पे आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वहां क्लैरिटी की जरूरत है। और अगर हम एवरकोर रिसर्च की बात करें तो इनके हिसाब से 13% यूएस के इंपोर्ट्स ऐसे हैं जो बिना चाइना के नहीं चल सकते। तो किस हिसाब से यूएस अपनी सप्लाई चेन ठीक करता है वो देखने लायक रहेगा। और फेडरल रिजर्व कहीं ना कहीं क्वांटिटेटिव ईजिंग इनिशिएट कर सकता है जिसपे उनकी पैनी नजर बनी रहेगी। बिल्कुल, शुक्रिया यतिन। मेरी जी, हमने ग्लोबल सेक्टर्स की तो बात की, एक सेक्टर जो डोमेस्टिक और ग्लोबल दोनों है टेक्निकली, ऑटोज और ऑटो एंसिलरी, इसको आप अपने फंड में कैसे अप्रोच कर रहे हैं? तो ऑटो मोस्टली जो सिवाय के एक स्टॉक जो ओरिजिनल जो है मैन्युफैक्चरर, वो मोस्टली डोमेस्टिक ही है हमारे, एक्सपोर्ट्स है लेकिन इज अ स्मॉलर परसेंटेज फॉर मोस्ट ऑफ द कंपनीज। तो ऑटो में हम ये देख रहे हैं कि जो एसयूवीज वाली सेगमेंट है और ट्रैक्टर वाली सेगमेंट है उसमें ग्रोथ रेट काफ़ी कंसिस्टेंट रही है और उसमें मुझे लगता है कि जो इमीडिएट थ्रेट ऑफ ईवी जो है वो भी रिलेटिवली कम है। जो लोअर एंड जो कार्स हैं, सस्ती वाली कार्स हैं प्राइस पॉइंट वाइज, उसमें मुझे लगता है ईवी का जो पेनिट्रेशन है वो जल्दी होगा। तो हाँ, हमारे पास जो ऑटो ओईएम्स में है वो बेसिकली एसयूवीज और ट्रैक्टर लिंक्ड वाले सेगमेंट में है। टू व्हीलर्स और कार्स में हमारा एक्सपोजर नहीं के बराबर ही है। ऑटो एंसिलरीज का फायदा यह है कि काफ़ी जो हमारी पोर्टफोलियोज कंपनी है वो हंगर फॉर ग्रोथ वाली कंपनीज है। वो न सिर्फ अपने सेगमेंट में अच्छा काम कर रही हैं, ग्रोथ कैपेसिटीज बढ़ा रही हैं, लेकिन एडजेसेंट सेगमेंट्स में नए नए प्रोडक्ट में भी जा रही हैं और उनका भी जो एक्सपोजर है वो मोस्टली लोकल मैन्युफैक्चरिंग वाली ओईएम्स को है। तो ऑटो एंसिलरीज में हमने स्टॉक स्पेसिफिक 2-3 स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके इन्वेस्ट किया है, जो हमने आफ्टर अप्रैल 2 भी जब हमने पोर्टफोलियो को एनालाइज किया तो उनको भी फ्रैंकली स्पीकिंग ग्लोबल डेवलपमेंट से इतना फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये ऑर्गेनिकली अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है और नए नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रही हैं। तो उस तरह की ऑटो एंसिलरी जहाँ पे ग्लोबल एक्सपोजर कम हो वो हम प्रेफर कर रहे हैं। चलिए ठीक है। सुशील जी, तो कल अगर आप मुझे दे सकें 5 बाय आइडियाज और 5 सेल आइडियाज कल के गैप अप के बाद, तो वो क्या होंगे? अनफेयर क्वेश्चन है अनुज। चलिए आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर लीजिए। हाँ, तो देखिए, जब गैप अप के ऊपर हमें वेट करके पुल बैक में अगर नीचे लेना है तो मैं पहले से हाँ। स्टॉप आइडियाज आपको नहीं दूंगा। पर अब अगर कोई गैप डाउन माने गैप अप होने के बाद जो भी पुल बैक मिले
या आप 2 से 3-4% तक की सेंसिटिविटी को बर्दाश्त कर सको, उतने फ्लक्चुएशन को बर्दाश्त कर सको, और उस माइंड से अगर आपको लेना है, तो मैं ये कहूंगा, हाँ, वीरू के एक प्रश्न के अंदर में मेरे को वहां संशोधन करने की जरूरत है। मैं बोला कि किसी भी चीज को गैप डाउन है। देखिए, जिस तरह का बड़ा रिवर्सल आपको कल आईटी स्टॉक्स में दिखेगा, और वो अपने परफेक्ट बॉटम पे थे, वो अपने परफेक्ट बॉटम पे थे कल के ट्रेड में, और कल वो जिस तरह का बड़ा गैप डाउन, गैप अप उनमें दिखेगा, वो बिल्कुल अपने बॉटम से निकल करके भागेंगे। तो उनमें हो सकता है कि सबसे कम पुल बैक हमें मिले, और वहां हमें थोड़ी चेजिंग करनी पड़ सकती है। तो आईटी के स्टॉक्स में, चूंकि आपके यहाँ बड़ी रिटेल ऑडियंस और बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं लोग, जो कल के लो थे वहां तक की बर्दाश्त रखिए। मैं एग्जैक्ट स्टॉप लॉसेस एक साथ 20 स्टॉक्स के आपको भी नहीं बता पाऊंगा, बताऊंगा भी नहीं। तो वो आईटी के स्टॉक्स, मेरे को लगता है बहुत बड़ी चाल अब यहाँ से शुरू हो रही है, और बिल्कुल फ्रेश मूव स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पे खतरा सबसे कम है। मैं बैंक्स के स्टॉक्स के अंदर में जरा सा भी ऊपर की तरफ जहां रिबाउंड बनेगा, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक 20 रुपया 25 रुपया बढ़ते के साथ मैं उसको बेचना शुरू कर दूंगा, या हो सकता है आईसीआईसीआई बैंक 20-25 रुपया बढ़े। आईसीआईसीआई कोटक हमारी शॉर्टिंग लिस्ट में है, और आईटी के स्टॉक्स हमारी बाइंग लिस्ट पे है। अब आईटी में से कोई भी 4-5 स्टॉक्स चुन लीजिए। दूसरा, अगर मैं बोलूं कि आपको जो ऑटो एंसिलरी के स्टॉक्स हैं, एमएनसी जैसे बॉस्क, उसको हमें हर भाव से लेना है, वहां कोई स्टॉप लॉस नहीं है, कोई पुलबैक नहीं है, रोज उसमें एसआईपी करो। तो अलग अलग स्टॉक्स का अलग अलग कैरेक्टर है। तो ब्रॉडली अनुज, कल से आईटी में बेफाम तेजी शुरू, और सामने हेज करने के लिए हम एक एक करके प्राइवेट बैंक्स में अपनी, जैसे जैसे कोई भी ऊपर का थ्रोबैक आएगा, ऊपर के भाव जैसे कोई भी बैंकों में आएंगे, हम वापस उनमें शॉर्ट्स को रिज्यूम कर देंगे। ओके, चलिए, तो ये सुशील जी की राय इन टर्म्स ऑफ कौन कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स पर आप अब ध्यान देंगे। पर सुशील जी और मेहर जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने धन्यवाद के जी। लिए। हाँ हाँ, सुशील जी कुछ कह रहे थे आप? नहीं, मैंने आपको बस धन्यवाद दिया कि आपने भी आज ऐसे मौके पर हमें वापस से बुला लिया। हाँ, नहीं, वो तो खैर हम बुलाते ही हैं आपको। थैंक यू सो मच। चलिए, इस शो को समेटने का समय आया। इससे पहले मैं बस एक इस शो को समाप्त करें इससे पहले एक जो एडिटोरियल टेक मैंने पिछले शो में लिया था, एक बार उसको दोहरा देता हूँ, क्योंकि एक सेंस ये बन रही है कि यहाँ से एक बहुत बड़ी रिलीफ रैली शायद प्ले आउट हो। अब उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये तो गिफ्ट निफ्टी वाले ही जानते हैं, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी 800-850 पॉइंट ऊपर है। हो सकता है इस खबर पर हम वापस 23,800 टेस्ट करें, लेकिन उसके ऊपर शायद फिलहाल जगह ना हो। ध्यान रखिए, 23,800 वो लेवल था जहां से हम 2 बार गिरे थे टैरिफ की वजह से। उससे पहले की जो गिरावट थी वो हमारी अपनी थी अर्निंग सीजन को लेकर, तो इसके लिए उस पर ध्यान दें। ऑटो और फार्मा यहाँ पर अभी भी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है। आईटी स्टॉक्स में ज़रूर, मेटल्स में ज़रूर थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी। ओएमसीज और एफएमसीजी में हो सकता है हायर लेवल पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए। चलिए, आज हमारे साथ छुट्टी वाले दिन जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश की है हमने कि आपको तैयार कर सकें, कल मार्केट में एक बड़े गैप अप के बाद आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकें इसके लिए। बाकी तो जो मार्केट करेगी वो कल 9:15 बजे पता चलेगा। लेकिन एक बार फिर से हमारे गेस्ट का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीरू और मुझे इजाज़त दीजिए, और रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ।